दोस्तों आपने अमंग अस गेम तो जरूर खेली होगी, जिसमें एक इम्पोस्टर होता है जो सबके बीच रहता हुआ सबको धोखा देता है। आज हम कुछ ऐसी ही मूवी द इम्पोस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जो 2012 में रिलीज हुई थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली की रॉ फुटेज देखते हैं और हमें बताया जाता है कि सन 1994 में 13 साल का निकोलस अपने घर टेक्सास से गायब हो जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता। उसकी माँ और उसकी बहन किसी भी तरह बस उसे ढूंढना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ। अब समय कुछ आगे निकलता है और 3 साल 4 महीने बाद हम स्पेन में एक छोटे लड़के को देखते हैं जो पुलिस को एक टूरिस्ट बनकर फोन करता है और बताता है कि हमें टेलीफोन बूथ में एक 15-16 साल का लड़का मिला है जो बहुत डरा हुआ है और उसके पास कोई भी आईडी या डॉक्यूमेंट नहीं है। पुलिस ये सुनकर फौरन हरकत में आती है और वहाँ एक पेट्रोलिंग पार्टी को भेजती है। अब वो लड़का उन्हें ये दिखाना चाहता था कि वो बहुत डरा हुआ है और उसका यौन शोषण हुआ है और वो वैसे ही एक्ट भी करता है। पुलिस भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे कई सवाल पूछे जाते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ कैसे आया, पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और चुप बैठा रहता है। अब कुछ घंटों तक परेशान होकर पुलिस वाले चिल्ड्रन होम में फोन लगाते हैं और उसे वहां शिफ्ट करना ही बेहतर समझते हैं। दरअसल वो बच्चा भी यही चाहता था और उसका प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था। अब ये बच्चा कौन था और कहां से आया था ये हमें बाद में पता चलेगा। अब उसे चिल्ड्रन होम शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ वो आगे की प्लानिंग कर सकता था या फिर कोई फैमिली उसे अडॉप्ट कर सकती थी। उसकी एक्चुअल उम्र 23 साल की थी, पर वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो 12-13 साल का छोटा बच्चा हो। चिल्ड्रन होम में उसके बारे में इंक्वायरी शुरू हो जाती है और वो उसे बताते हैं कि अगर उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो वो उसके फिंगरप्रिंट्स और फोटोज ले लेंगे। इस बात से वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि अगर वो उसके फिंगरप्रिंट ले लेते तो उन्हें उसके बारे में सब पता चल जाता और ऐसा वो करना नहीं चाहता था। फाइनली वो अपना मुंह खोलता है और उन्हें अपने बारे में एक झूठी कहानी बताता है कि वो एक अमेरिकन है और घर छोड़कर भाग आया था और मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरी फैमिली को कॉल करे, मैं उन्हें खुद कॉल करके ये बताना चाहता हूँ। पर इस वक्त वहाँ टाइम डिफरेंस की वजह से कॉल कर पाना संभव नहीं, तो आज रात वो मुझे अपने ऑफिस में रहने दें और सुबह मैं उनको कॉल करूंगा। अब उसकी बातें सुनकर वो सब कन्विंस हो जाते हैं और उसे अपने ऑफिस में रुकने की परमिशन दे देते हैं। उस ऑफिस में उसे एक डायरेक्टरी मिलती है और एक टेलीफोन भी। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो रैंडमली न्यूयॉर्क के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और स्पेन से बात कर रहा है। हमें एक छोटा बच्चा मिला है और हमें लगता है कि वो अमेरिका से भाग कर आया है, पर हमारे पास उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद वो 2-3 साल से लापता है। अब ऐसे करते करते वो और भी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सबको यही कहानी बताता है। फाइनली उसे एक पुलिस ऑफिसर की बैक कॉल आती है जो उसे मिसिंग और एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन सेंटर का नंबर देती है जो वर्जीनिया में था। वो वहां कॉल करता है और उसे भी वही मिसिंग बच्चे की झूठी कहानी बताता है। दूसरी तरफ से वो लेडी बताती है कि हमारे पास कुछ ऐसा ही केस आया था। एक लड़का है जो जून 1993 से टेक्सास से मिसिंग है और उसका नाम निकोलस बार्कले है। वो उस लेडी से उसकी फोटोज फैक्स करने को बोलता है ताकि उस मिसिंग बच्चे की पहचान की जा सके। वो लेडी उसकी बातों में आ जाती है और निकोलस की फोटोज उसे फैक्स कर देती है। वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती है जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो सोचता है कि वो लड़का 3-4 साल से मिसिंग है तो उसके लुक्स में कुछ तो चेंज आया होगा। अब उसके पास यही एक मौका था, वैसे भी वो उसे जेल भेजने वाले थे। ये सोचकर वो रिस्क ले लेता है और वापस वर्जीनिया उस लेडी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें निकोलस मिल गया है। अब उसे पता था कि ये जानने के बाद वो कंफर्म करने के लिए उसे बैक कॉल करेंगे और कुछ देर बाद उसे कॉल आता भी है, पर यह कॉल निकोलस की बहन जेसिका का था जो उसे निकोलस के बारे में पूछ रही थी। अब वो पशुपेश में पड़ जाता है कि आखिर वो उससे क्या बात करे, तो वो पुलिस वाले स्टाइल में उससे बताता है कि निकोलस मेरे सामने बैठा है और बहुत डरा हुआ है और वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि बात कर सके। जेसिका पूछती है कि क्या उसने कुछ बताया, जिसपे वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। उसे किडनैप किया गया था और टॉर्चर भी किया गया था, पर किसी तरीके वो वहां से भाग निकला और सड़क पे भटकता हमें मिल गया। अब जेसिका का अगला सवाल था कि क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, पर वो उससे बात कैसे कर सकता था। वो उसकी बहन थी, वो सेकंड्स में पहचान लेती कि वो उसका भाई नहीं है, तो वो चुप ही रहता है। पर दूसरी तरफ से जेसिका उसे कह रही थी कि डरो नहीं, मैं तुम्हें वापस लेने आ रही हूँ, आई लव यू निकोलस। अब वो भी उसे धीमी आवाज में आई लव यू कह देता है। ये सुनकर जेसिका रोने लगती है। खैर इसके बाद जेसिका FBI में कॉल करती है और उनसे निकोलस को वापस अमेरिका लाने की परमिशन मांगती है
और FBI वाले भी उसका साथ देते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे 2 ऑफिसर जाएंगे और निकोलस को उसके घर वापस लेकर आएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि सब एक झूठ था जो एक छोटा बच्चा एक ऑफिस में बैठकर बोल रहा था। अगले दिन वर्जीनिया से उसे एक फैक्स आता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और निकोलस की कलर फोटोग्राफ्स थी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि निकोलस किसी भी एंगल से उसके साथ मैच नहीं करता था। उसके बाल ब्लॉन्ड थे और आंखें नीली थी। उसके और निकोलस में जमीन आसमान का फर्क था। अब उसका भांडा फूटने वाला था। वो उन फोटोज को जला देता है और सोचता है कि अब जेल जाने के सिवा उसके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। यूएस एम्बेसी से 2 ऑफिसर उसे लेने निकल पड़े थे और चिल्ड्रन होम में सब बच्चे बोल रहे थे कि जल्द ही तुम अपने घर वापस जाओगे। पर मैं सोच रहा था कि पता नहीं मुझे कौन सी जेल में भेजा जाएगा। ये सोचते सोचते वो वहाँ से भाग जाता है और हाईवे की तरफ निकल जाता है। पर उसकी किस्मत उसे वापस ले जाना चाहती थी क्योंकि जिस कार से वो लिफ्ट मांगता है वो उन्हीं पुलिस ऑफिसर की थी जो उन्हें ढूंढ रहे थे। वो उसे वापस चिल्ड्रन होम ले आते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि जल्द ही जेसिका उसे लेने आने वाली थी। पर वो इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो नहीं जानता था कि निकोलस राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड। जेसिका से मिलने के बाद मैं उससे क्या बात करूंगा, मुझे देखने के बाद जेसिका का क्या रिएक्शन होगा, यही सब सवाल उसके मन में उठ रहे थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी और जैसा उसने फोटोज में देखा था कि निकोलस के बाल ब्लॉन्ड थे तो वो भी अपने बाल ब्लॉन्ड कर लेता है और निकोलस के हाथ में 3 टैटूज थे तो वो भी एक लड़की की मदद से ठीक वैसे ही टैटूज अपने हाथ में बनवा लेता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि जेसिका आ गई है और नीचे लॉबी में उसका वेट कर रही है। अब इम्तिहान की घड़ी थी, उसे जेसिका का सामना करना था तो वो एक टोपी, गॉगल और स्कार्फ पहन लेता है ताकि जेसिका उसका चेहरा अच्छे से ना देख पाए। इतना सब करने के बावजूद भी उसे डर लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और सोच रहा था कि यही एंड है, अब मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर सब कुछ उलट हो जाता है। जेसिका उसे देखते ही गले लगा लेती है। मैं हैरान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। मुझे लगा कि शायद जेसिका निकोलस से बहुत प्यार करती है और उसके प्यार में वो सच्चाई नहीं देख पा रही और कहीं ना कहीं मुझ में ही निकोलस को ढूंढ रही है। मैं किसी भी एंगल से निकोलस नहीं लग रहा था और जेसिका तो उसकी बहन थी, लेकिन फिर भी जेसिका ने मुझ पे कोई डाउट नहीं किया। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? पर जो भी था, उसके कन्फेशन के बाद मुझे जेल नहीं होने वाली थी और ना ही मुझे किसी चिल्ड्रन होम में भेजा जाने वाला था। जो भी था मेरे हक में था, तो मैं भी जेसिका का साथ देने लगा। अब इसके बाद जेसिका वेटिंग हॉल में उसे कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स दिखाती है और हर एक फोटो के बारे में उसे डिटेल में बताती है कि फोटो में कौन है, ये कब खींची गई, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और चुपचाप उसकी बातें सुनता गया। अब उन लोगों को लग रहा था कि किडनैपिंग की वजह से मैं ट्रॉमा में हूँ और इसीलिए अजीब बिहेव कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अच्छा था। अब जेसिका ने मेरे यूएस जाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। अब बस उसे एक इंटरव्यू देना था जिसके तहत एक जज उसे निकोलस की फैमिली के फोटोग्राफ्स दिखाता है और उनके बारे में पूछता है। उसके सामने 6 फोटोग्राफ्स रखी जाती हैं, जिनमें से वो 4 को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है, पर एक फोटो में गलती हो जाती है। पर टाइम कम होने की वजह से डाउट के आधार पर जज उसे क्लियरेंस दे देते हैं और उसे यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है और 5 सालों के लिए एक पासपोर्ट भी इशू किया जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो एक फैमिली का हिस्सा बनने वाला था। वो पढ़ सकता था, स्कूल जा सकता था और अब वो एक ऑफिशियल अमेरिकन नागरिक बन गया था। इसके बाद जेसिका उसे लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में वो उससे कई सवाल पूछती है, पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि कुछ दिन तक चुप रहना ही उसके लिए फायदेमंद था। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि क्या बाकी के फैमिली मेंबर्स भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। पर घर पहुंचने पे वो देखता है कि सब फैमिली मेंबर्स उसका वेट कर रहे थे और सबने उसका वेलकम किया और उसे गले लगाया। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, पर वो सबको विश्वास दिलाने के लिए कि वही निकोलस है, उसके जैसे वो हाथ से साइन बनाता था। उनके परिवार में वो सबसे मिलता है सिवाय उसके बड़े भाई जेसन से। एक दिन जेसन उससे मिलने घर आता है, पर वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और उसे गुड लक कहकर चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद FBI वाले जेसिका और उसे अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाते हैं ताकि उसके बारे में ये जान पाए कि वो कहाँ था। अब यहाँ वो एक और झूठी कहानी बताता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया था, फिर कार से लेकर कहीं चले गए, फिर फ्लाइट से पता नहीं कहाँ मुझे एक रूम में बंद करके रखा गया जिसमें काफी सारे बच्चे थे। हमारे साथ मारपीट भी की जाती थी और हमें सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। पर एक दिन लकीली उस रूम का दरवाजा खुला था और मैं वहां से भाग गया। काफी देर भागने के बाद मुझे पता चला कि मैं स्पेन में हूँ। उसके बाद की स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं।
उसकी बातें सुनकर एफबीआई वालों को यकीन हो जाता है और वो उसे कहते हैं कि वो आगे की इंक्वायरी करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाएंगे। ये सुनकर उसे चैन की सांस आती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी इंक्वायरी नहीं होनी थी और फ्रीली वो निकोलस की फैमिली के साथ रह सकता था। पर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि एक न्यूज चैनल एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। पर एफबीआई वालों ने उसे कोई भी इंटरव्यू देने से मना किया था, पर उसे तो मीडिया कवरेज चाहिए थी ताकि सब लोग उसे निकोलस समझें। वो मना करने के बावजूद काफी चैनल को इंटरव्यूज देता है और इसी बीच वो हाई स्कूल भी ज्वाइन कर लेता है। उधर एफबीआई वाले उसके किडनैपर को ढूंढ रहे थे और उसे ह्यूस्टन भेजा जाता है, जहां फोरेंसिक एक्सपर्ट उससे कई सवाल पूछता है जिसमें वो उसके बोलने के तरीके से ये समझ पाता है कि वो झूठ बोल रहा है। एफबीआई वालों को उस पर शक हो जाता है क्योंकि कोई भी अमेरिकन बच्चा 2-3 साल स्पेन में रहने पर अपना एक्सेंट तो नहीं भूल सकता था। तो एफबीआई वाले उसे और उसकी मां को डीएनए टेस्ट देने के लिए कहते हैं क्योंकि शायद एफबीआई वालों को कोई सबूत हाथ लगा था। तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव पार्कर जिसने उसका इंटरव्यू लिया था उसने एफबीआई वालों को एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें उसने ये दावा किया था कि वो निकोलस नहीं हो सकता। दरअसल हर इंसान के कान की शेप अलग होती है और फोटो देखने के बाद उसकी और निकोलस के कान की शेप मैच नहीं होती थी और उसकी आंखों का रंग भी नीला था। अब एफबीआई वालों के सामने एक ही ऑप्शन बचा था ये साबित करने के लिए कि वो निकोलस नहीं है, वो था डीएनए टेस्ट। अगले दिन ब्लड सैंपल लेने के लिए एफबीआई टीम निकोलस के घर पहुंच जाती है, पर हैरानीजनक तरीके से उसकी मां और बाकी घर वाले सैंपल देने से मना कर देते हैं और उल्टा एफबीआई वालों पे ही भड़क जाती है और कहती है कि मुझे पता है ये मेरा ही बेटा है और तुम मुझे इंसिस्ट नहीं कर सकते सैंपल देने के लिए। इस बात पे एफबीआई वालों को उन पे शक हो जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ तो है जो ये हमसे छिपा रहे हैं। इधर निकोलस की मां के मना करने पे वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस फैमिली के साथ और निकोलस की फैमिली को पहले से ही पता था कि मैं निकोलस नहीं हूँ और मेरी किडनैपिंग की स्टोरी भी बिल्कुल झूठ है। पर अब तक वो चुप क्यों थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया, यही सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब यहाँ मुझे एक और बात याद आती है। दरअसल एयरपोर्ट पे जब जेसिका मुझे लेने आई थी तब उसने जानबूझकर मुझे वो सारी फोटोग्राफ्स दिखाई थी ताकि मैं एम्बेसी की इंटरव्यू पार कर सकूं। उसे पूरा टाइम पता था कि मैं निकोलस नहीं हूँ, मुझ में और निकोलस में काफी फर्क था, पर बावजूद इसके उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। सब जानते हुए भी वो मुझसे नाटक कर रहे थे। अब मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि निकोलस कहाँ गायब हो गया था। शायद उसकी ही फैमिली ने उसे मार दिया होगा और जब मैं निकोलस बनकर उनके सामने आया तो उन्होंने बिना किसी शिकायत मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले दिन एफबीआई सर्च वारंट लेकर उनके घर आ जाती है और जबरदस्ती उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। अब उसे पता था कि उसकी कहानी खत्म होने वाली है। एफबीआई वाले उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं और इंटरपोल पे भेज देते हैं जिसमें यह पाया जाता है कि उसका नाम फ्रेडरिक बॉर्डन है और वो इस तरह के कई केसेस में वांटेड है। अब वो कहीं भाग ना सके इसलिए वो डिटेक्टिव पार्कर को उसके पीछे लगा देते हैं। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और एफबीआई वालों को ये भी बताता है कि शायद निकोलस की मां और भाई ने ही उसे मारकर कहीं दफना दिया है। उसके एलिगेशन के बाद एफबीआई वाले निकोलस की फैमिली की इंक्वायरी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस दिन निकोलस गायब हुआ था उस दिन उसकी माँ और उसका भाई जेसन उसके साथ थे। जेसन एक ड्रग एडिक्ट था और उसी सिलसिले में जेल में कैद था। सच्चाई जानने के बाद निकोलस की मां का 3 बार लाई डिटेक्टिव टेस्ट किया जाता है जिसमें वो फेल हो जाती है और ऐसे शो करती है जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया है। अब इसके बाद वो जेसन से उसके बारे में पूछने जाते हैं पर वो भी उन्हें कुछ नहीं बताता। बाद में उन्हें पता चलता है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से जेसन की मौत हो चुकी थी। अब एफबीआई वालों को पूरा यकीन हो चुका था कि निकोलस के गायब होने के पीछे उसकी मां और जेसन का ही हाथ था, पर कोई सबूत न होने की वजह से निकोलस बार्कले मिसिंग केस को क्लोज कर दिया जाता है और बॉर्डन को 6 साल की सजा हो जाती है। डिटेक्टिव पार्कर को लगता है कि शायद निकोलस को मारकर उसकी बॉडी को घर के ही आसपास कहीं दफना दिया गया था, इसीलिए वो घर के आसपास खुदाई करके उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। निकोलस की फैमिली ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके साथ मुझे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं तो बस अपना खेल खेल रहा था, मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं थी। बाकी मुझे तो सिर्फ खुद को बचाना था और इसीलिए मैंने ये सब किया।